नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार लगाया है और जनता दरबार में जनता की फरियाद को सुन रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, गोरखपुर की तस्वीर है जहां जनता दरबार का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री जनता दरबार में पहुंच चुके हैं और एक एक करके सबके शिकायत पत्र ले रहे हैं और उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि वो इस वक्त जनता दरबार में जनता की फरियाद को सुन रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर और लगातार मुख्यमंत्री उन सभी की समस्याओं को सुन रहे हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तुरंत ही अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है समस्याओं के समाधान को लेकर, यानी उनके जो भी दिक्कतें हैं या फिर जो भी शिकायतें हैं उस शिकायत का निवारण तुरंत हो, ये भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा आज है। आपको बता दें कि पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। सुबह 11 बजे सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 1.5 घंटे जिले में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12:30 बजे अयोध्या के लिए रवाना होंगे। वहीं सीएम योगी बता दें कि 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 266 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में बनाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज और 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और जिसका जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर जा रहे हैं। भव्य तैयारी चल रही है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री सिद्धार्थनगर पहुंच रहे हैं। सिद्धार्थनगर से फिर वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे। एक बार आपको फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री का 30 तारीख को आगमन होने वाला है सिद्धार्थनगर और वहीं से वो 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद का दौरा प्रस्तावित है, जिसमें 11 से 12:30 उनका यहाँ प्रोग्राम रहेगा, जिसमें जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसके निर्माण कार्य की और जो उसमें प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करेंगे। और उसके उपरांत जनपद की समीक्षा बैठक भी की जाएगी, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, हेल्थ से रिलेटेड तीसरी लहर को जो हमारी तैयारियां हैं प्लस लॉ एंड ऑर्डर, तो एक तरीके से जनपदीय समीक्षा बैठक उनके द्वारा की जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले में 30 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन है। पीएम नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर जिले में बने नवनिर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ यहीं से पीएम नरेंद्र मोदी अन्य 8 जनपदों में बने राजकीय मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि पीएम के आने से पहले लगातार तैयारियां जोरों पे है। लगातार प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और मौके पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रहा है कि पीएम के आने के पहले किस तरह की क्या कुछ तैयारियां चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पीएम के कार्यक्रम से पहले दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:15 में पुलिस लाइन में उनका आगमन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले में 1 घंटा 15 मिनट रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा पुलिस लाइन से उस मेडिकल कॉलेज जाएंगे जिसका लोकार्पण पीएम के हाथों होना है। वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से ब्रीफिंग करेंगे। साथ ही साथ जहां पीएम का जनसभा लगना है वहां का निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद वहां से सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और पीएम के कार्यक्रमों का जायजा लेंगे कि उनके आने के पहले क्या तैयारियां हैं और किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं ताकि तैयारियों में कोई भी कमी ना रह जाए। सद्दाम खान, न्यूज़ वन इंडिया, सिद्धार्थनगर। और सिद्धार्थनगर से सीएम योगी सीधे अयोध्या पहुंचेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। वहां विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, ऑक्सीजन प्लांट का भी वो समीक्षा करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
वहीं राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण प्रगति का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। रामलला के दर्शन का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, यानी कुल मिलाकर 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में हैं जनता दरबार में, और उसके बाद वहां से वो सिद्धार्थनगर के लिए रवाना होंगे। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे और फिर वो अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में 3 घंटे का कार्यक्रम है उनका, जहां विकास कार्य से लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फिर रामलला का दर्शन भी करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो अयोध्या में विस्तृत रूप से कार्यक्रम है, 3 घंटे तक वहां पर रहेंगे और एक के बाद एक, खासकर मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर भी स्थल पर जाकर वो समीक्षा करेंगे, देखेंगे। साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज को लेकर, वहीं ऑक्सीजन प्लांट यानी तीसरी लहर जो लगातार आशंका बनी हुई है कि हो सकता है कि तीसरी लहर कोरोना की आए और इस तीसरी लहर में दूसरी लहर की तरह ऑक्सीजन की कहीं पर किल्लत न हो, और इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है और आज इसी कड़ी में अयोध्या दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे, जहां पर एक के बाद एक जो वहां पर कार्य हैं उससे कार्य को पूरा करेंगे। तो दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, 3 साढ़े 3 बजे तक वहां पर रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण पहुंचते ही वो दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी समीक्षा करेंगे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये कि विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि कार्य वहां पर किस तरीके से चल रहा है। और राघवेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। राघवेंद्र, आज मुख्यमंत्री 1 बजे वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए विद्यासागर जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं और बेहद ही खास दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वह यहाँ पर करीब 12:25 पर अयोध्या के हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और उसके बाद वह सीधे यहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में पहुंचेंगे। प्रशासनिक भवन के बाद वह मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण करेंगे और हॉस्पिटल में ही कुछ लोगों को यहाँ का जायजा लेंगे, चूंकि तीसरी लहर भी कोरोना की आ रही है, कहीं उससे संबंधित भी वो बात कर सकते हैं। मीडिया से भी बात वो वहीं करेंगे। 2:25 पर वह रामलला का दर्शन करेंगे। ये एक अहम दौरा माना जा रहा है। हनुमानगढ़ी और रामलला का भी दर्शन करेंगे, महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर के वह 4:30 बजे तक अयोध्या में रहेंगे और इस बीच उनके कई सारे कार्यक्रम है। और इसके बीच जो सबसे बड़ी बात आ रही है निकलकर, क्योंकि कल के सांसद ने इस बात को औपचारिक तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर बहुत जल्द आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री यदि अयोध्या पहुंचते हैं तो उससे पहले मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा दौरा माना जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का यदि कार्यक्रम लगता है तो एक बड़ा कार्यक्रम उससे पहले आज मुख्यमंत्री का भी अयोध्या में देखने को मिलेगा। जी, जहां तक तैयारियों की बात कर लीजिए तो किस तरीके से वहां पर तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, कल खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल पहुंचे हुए थे अयोध्या में। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले पहुंचने से पहले खुद डीजीपी अगर अयोध्या में हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई हो। एडीजी एस एन साबत वह भी लखनऊ से रवाना हो चुके हैं, कुछ देर में ही वह इस अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग के अलावा पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के जो सचिव हैं वह भी कुछ देर में अयोध्या पहुंचेंगे। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह करीब 27वां दौरा, जब कार्यकाल संभाला उसके बाद से 27वां दौरा अयोध्या माना जा रहा है। और हर बार वह अयोध्या पहुंचते हैं तो हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन तो करते हैं, साथ ही अयोध्या में किस तरीके के विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा बैठक भी करते हैं और जायजा भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से जो है यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं और अब से कुछ देर बाद यानी 12:25 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। जी, राघवेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे कि आपने कहा कि कई बार दौरा कर चुके हैं अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और प्रधानमंत्री को भी अयोध्या को लेकर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनके विकास को लेकर, राम मंदिर को लेकर। और आज मुख्यमंत्री कई विकास योजनाएं जो चल रही है, जो कार्य चल रहे हैं, वो स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। आप बताएं कि वो कौन कौन सी जगह है, वो कौन कौन से कार्य हैं जो महत्वपूर्ण है वहाँ पर, जहाँ मुख्यमंत्री जाने वाले हैं?
देखिए, सबसे प्रमुख जो है, अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति का गठन हुआ था और निर्माण समिति लगातार राम मंदिर का निर्माण करा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:25 पर रामलला के गर्भगृह परिसर में पहुंचेंगे, जहां पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। उनके साथ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वह भी मौजूद रहेंगे। उनसे पूरा जायजा लेंगे कि कितना कार्य हो चुका है और कितना कार्य शेष अभी बकाया है। तो इन सब मुद्दों पर वह जो प्रमुख तौर पर तो वो भगवान राम के मंदिर से संबंधित पूरी जानकारी लेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर रोड का चौड़ीकरण होना है, उससे संबंधित भी कयास लगाए जा रहे हैं। जो पीडब्ल्यूडी और विकास प्राधिकरण से संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया है, तो उनसे इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि जब पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे तो किसी भी तरीके की उन्हें कोई असुविधा ना हो। यहाँ के जो गेस्ट हाउस बनाए जाने हैं, राज्य अतिथि गृह बनाए जाने हैं, उनसे संबंधित भी आवास विकास विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। साथ ही रामलला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो निर्माण होना है, उससे संबंधित भी वह यहाँ के अधिकारियों से बात कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री को उम्मीद संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अयोध्या पहुंचकर उस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं से ये तमाम सारे कार्यक्रम हैं और कई सारी परियोजनाएं जो इस समय चल रही हैं जमीन पर, उनका कहीं ना कहीं से वो जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। रवि किशन ने कहा कि आज जो ब्राह्मण की राजनीति कर रहे हैं वो ये भूल गए हैं कि इनकी सरकार में सबसे ज्यादा शोषण ब्राह्मणों का ही हुआ है और सबसे ज्यादा धर्मांतरण ब्राह्मण की बेटी का हुआ है। रवि किशन ने कहा कि मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया, मैं भी ब्राह्मण था लेकिन कभी भी मुझे बुलाकर सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को लालच का झुंझुना देने का काम सब लोग कर रहे हैं और जल्द ही राहुल जी भी जनेऊ चढ़ाकर निकलेंगे, लेकिन ब्राह्मण सब जानता है और 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, ये ब्राह्मण की जो राजनीति कर रहे हैं, ये लोग भूल गए कि इनकी सरकार जब थी सबसे ज़्यादा अगर शोषण हुआ है और सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है वो ब्राह्मण की बेटी का हुआ। इसका जवाब है इनके पास। क्या किया इन्होंने ब्राह्मणों के साथ? सब छोड़िए, मैं रवि किशन शुक्ल, मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया? 1 लाख लोगों को रोजगार भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से दिया। कभी इनकी सरकार में मुझे सम्मान मिला? मैं उत्तर प्रदेश का, मैं इसी माटी का, कभी मुझे इन्होंने अपने दरवाजे पर खड़ा करके किसी का एक पद, इन लोगों ने एक सम्मान, इनके यहाँ पर एक सम्मान चलता था। खबर गोरखपुर से, जहां सीएम योगी ने आज जनता दरबार लगाया है। जनता दरबार में दूर दूर से पहुंचे फरियादी सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं और मामले में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोरखपुर में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां सभी फरियादियों से शिकायती पत्र लिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान हो। तो एक बार आपको फिर से बता दें, गोरखपुर की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री जनता दरबार में खुद ही फरियादियों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समस्याओं के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है। जनता दरबार यानी गोरखपुर में जब भी होते हैं मुख्यमंत्री, तो वहाँ जनता की समस्याओं को सुनते हैं। कोशिश होती है कि इनकी समस्याएं जल्द से जल्द ख़त्म हो और इसी को लेकर आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां काफ़ी संख्या में लोग दूर दूर से पहुंचे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी अपनी फरियाद को लेकर। मुख्यमंत्री से उन्होंने अपनी शिकायती पत्र मुख्यमंत्री को सौंपी और सबसे महत्वपूर्ण, महिला पुरुष सभी लोग वहां पर उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री खुद आगे बढ़कर उनसे शिकायती पत्र ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारियों को तुरंत ही निर्देश दिया गया है कि आप इमीडिएटली इनकी समस्याओं का समाधान करें।
आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण को लेकर मची सियासी घमासान के बीच बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी से हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी ने खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश भाजपा ने हाल ही में अपने मोर्चा के अध्यक्षों का बदलाव किया, नई समिति बनाई, नए अध्यक्ष बनाए। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रांशु द्विवेदी जी हैं। प्रांशु जी, क्या प्राथमिकताएं युवाओं के लिए आपकी हैं, किस तरह से युवाओं को जोड़ेंगे पार्टी से? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी योगी जी काम कर रहे हैं, नौजवानों में ज़बरदस्त आकर्षण है उनके प्रति। और पिछली सरकार में 1-2 जिलों में और एक ही बिरादरी के लोगों को नौकरी मिलती थी। हमारी सरकार ने जो भी योग्य है उसको नौकरियां दी हैं, चाहे वो प्रदेश के किसी कोने से आता हो। 4 लाख से अधिक नौकरी दी हैं और नौकरियां जल्दी ही निकलने वाली हैं। अभी हाल में देखा गया कि जिस तरह से परशुराम को लेकर के राजनीति हुई, चाहे समाजवादी पार्टी हो या सतीश चंद्र मिश्रा हो, लगातार परशुराम या ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस तरह से युवाओं को जोड़ेंगे ब्राह्मण समाज से? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, चाहे पिछली सरकार रही हो चाहे वर्तमान अभी जो पिछली ठीक पहले सरकार रहे, तो मैं जिस जनपद से आता हूँ फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, जाने कितने ब्राह्मणों की गला काटकर हत्याएं करी गई हैं, सर काटे गए हैं। हमारे सांसद सुब्रत पाठक को फर्जी मुकदमों में जेल में डाला गया। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो ब्राह्मण समाज के लोगों हैं उनका उत्पीड़न किया है। और जहाँ तक बसपा की बात है, तिलक तराजू तलवार इनके मारे जूतों चार, ये इनका नारा रहा था। मायावती जी की जिन्होंने जान बचाई वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उनका मैं भतीजा हूँ। तो उनकी जान बचाने के बाद जब मेरे भाई मायावती के पास गए मदद के लिए तो उन्होंने अकारण उनको अपमानित करके बाहर निकाल दिया और मुझ पर 9 महीने जेल में डालकर रासुका लगाई। तो ऐसा काम करने वाली मायावती, इनसे क्या ब्राह्मणों की उम्मीद करें? निश्चित रूप हमारे साथ प्रांशु दत्त जी थे, इनका साफ तौर पर कहना युवाओं के लिए बेहतर करने की उम्मीद है। साथ ही साथ जो ब्राह्मणों को लेकर इसमें राजनीति चल रही उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहना है कि साफ तौर पर भाजपा से अच्छा ब्राह्मणों के लिए कोई नहीं सोच सकती। लखनऊ से न्यूज के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी समित करने के साथ। इस बीच खबर अयोध्या से, जहां पर हनुमानगढ़ी में बम होने की झूठी सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने झूठी खबर फैलाने वाले युवक को दबोच लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हनुमानगढ़ी में बम रखा हुआ है। बीडीएस टीम को तलाशी के दौरान कोई बम नहीं मिला। मामले में एसएसपी शैलेश कुमार ने ये जानकारी दी है। फोन पर बम की सूचना मिली थी और बीडीएस टीम ने सर्च किया तो कुछ नहीं वहां मिला। चलिए, शामली से खबर है, जहां दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि कांधला से 5वां संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के आतंकी संगठन से संबंध बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने यह कार्रवाई की है। एक बार आपको फिर से बता दें कि गिरफ्तार युवक से लगातार पूछताछ की जा रही है। आतंकी संगठन से संबंध होने की बात कही जा रही है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। कांधला से 5वां संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे लगातार पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने ये कार्रवाई की है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है और अब तक 5वां गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की राजधानी में बड़ी कार्रवाई। भूमाफिया के कब्जे से खाली कराई गई है 100 करोड़ की जमीन। ऐशबाग में भूमाफिया मोहम्मद रईस का था कब्जा। एलडीए ने पुलिस बल के साथ कब्जा खाली कराकर मुकदमा भी दर्ज कराया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। 100 करोड़ की जमीन जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, उसे खाली करवा लिया गया है और खाली करवाने के साथ साथ अवैध जो कब्जा किया गया था उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पोर्न फिल्म बनाने के मामले में फंसे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। राज कुंद्रा की कंपनी की कमाई का हिस्सा कानपुर में उनके 2 क्लाइंट के खातों में आता था। बर्रा और कैंट स्थित बैंकों में खुले खातों में दर्जनों बार लेन देन के सबूत मिले हैं। शुक्रवार को मुंबई क्राइम ब्रांच के निर्देश पर यह खाते सीज कर दिए गए। इसके खातों में 2.38 करोड़ रुपए जमा हैं। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के 11 सहयोगियों के 18 बैंक खाते अब तक सीज किए हैं।
फिल्म मामले में फंसे राज कुंद्रा की मुसीबतें अब लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई से कानपुर का भी कनेक्शन राज कुंद्रा मामले में सामने आया है। कानपुर के 2 क्लाइंटों के खातों में राज कुंद्रा की कंपनी का पैसा का लेन देन होता था। इस वक्त हम कानपुर के उसी बैंक में खड़े हैं। ये देखिए, ये कानपुर का SBI बैंक है। यहाँ पर 2 ऐसे क्लाइंट थे जिनके खातों में पैसा आता था। एक महिला के खातों में यहाँ पैसा आता था, वहीं कानपुर के बर्रा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में भी एक क्लाइंट के खाते में पैसा आता था। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभी दोनों खातों को सील कर दिया है और ये जानने का प्रयास भी कर रही है कि आखिरकार कानपुर में खाते खोलने का आखिरकार मकसद क्या था। क्या कानपुर से भी लड़कियों को पोर्न फिल्म के लिए प्रेरित किया जाता था, या फिर जो सब्सक्राइबर है, जो ऐप था राज कुंद्रा का, उसको बढ़ाने के लिए उनके खातों में पैसे भेजे जाते थे। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच अब सभी बिंदुओं पर जांच करें। हम आपको दिखाएं, एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। ये SBI बैंक है। यहाँ पर एक क्लाइंट थे हर्षिता श्रीवास्तव, उसके बैंक अकाउंट में लेन देन होता था राज कुंद्रा की कंपनी का। और एक कानपुर के बर्रा में पंजाब नेशनल बैंक है, उसके खातों में पैसा आता था। करीबन 2 करोड़ 38 लाख रुपए हर्षिता श्रीवास्तव के खाते में आए थे। वहीं जो दूसरी महिला है, उसके भी खाते में 5 लाख से ज़्यादा पैसे का लेन देन किया गया। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों खातों को सीज कर दिया है और लगातार वो जांच कर रही है कि आखिरकार मुंबई से कानपुर में क्यों खाते खोले गए और लगातार जो मुसीबतें हैं राज कुंद्रा की वो बढ़ती जा रही हैं। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बीच कुशीनगर से खबर है, जहां पर थाने में पीड़ित की सिपाही ने बेरहमी से पिटाई की है। सिपाही की ओर से बनाया जा रहा था समझौते का दबाव। समझौता नहीं करने पर पीड़ित को सिपाही ने पीटा। गंभीर हालत में पीड़ित अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल SP ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुशीनगर के विशुनपुरा थाने का ये मामला है। वह सुल्तानपुर में एक युवक की मौत पर कोहराम मच गया है। दरअसल युवक की हरियाणा के फरीदाबाद में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कहा गया है कि युवक की मौत करंट लगने से हुई है, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवक की मौत, हत्या या साजिश, फिर से होगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा क्या है सच, क्या है झूठ। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ कोई कब, कहां, कैसे किसी शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। सुल्तानपुर का एक युवक 2 दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद शहर में संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। शव गांव में पहुंचा तो गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए फिर से पोस्टमार्टम कराने के लिए DM से मांग की। बताया जा रहा है गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मरियमपुर गांव के रहने वाले चंद्रेश उर्फ पप्पू सिंह फरीदाबाद में रहता था। बीते 21 जुलाई को मृतक को उसके मामा शेष बहादुर सिंह और पार्टनर अनिल ने अपने फरीदाबाद घर पर बुलाया। ठीक दूसरे दिन यानी 22 जुलाई की सुबह मृतक के छोटे भाई को फोन पर सूचना मिली कि चंद्रेश सिंह की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों ने युवक की मौत को संदिग्ध मानते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उन्होंने DM सुल्तानपुर से मुलाकात कर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, क्या युवक की हत्या की गई या उसकी करंट लगने की वजह से मौत हो गई? ये तो दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। सुल्तानपुर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संतोष पांडे की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।